बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, मौज मस्तियों में होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड्स। हम इन न्यूक्लिक एसिड्स का जनरल इंट्रो पढ़ेंगे कि बेसिकली न्यूक्लिक एसिड्स हैं हमारे पास क्या, किसने डिस्कवर की, कहाँ पे डिस्कवर की, इसका फंक्शन क्या है। फिर हम इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक एसिड की तारीफ हम किस तरह करेंगे, न्यूक्लिक एसिड को हम डिफाइन किस तरह करेंगे, इसके डेफिनेशन से फिर हम इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे कि न्यूक्लिक एसिड का स्ट्रक्चर किस तरह होता है और इसके डिफरेंट टाइप्स जो डीएनए और आरएनए हैं ये एक दूसरे से स्ट्रक्चरली किस तरह मुख्तलिफ हैं। फिर डीएनए का जो मेन फंक्शन है वो हम पढ़ेंगे। देखिए, अपने वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको ये गारंटी देते हैं कि अगर आपने ये वीडियो तवज्जो से एंड तक देख ली तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूँ चुटकियों में हम क्लियर करवा के देंगे। फिर आप नोट्स वगैरह में रट्टे लगाते, फिर वो कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना हमारा काम है। मज़ा ना आए तो पैसे वापस। ये अलग बात है कि आपने पैसे दिए नहीं हैं, अच्छा ना भी दिए होते तो हम तो आपके लिए खिदमत खालिक कर रहे हैं, इकबाल के शाहीन हो आप। अच्छा, आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। न्यूक्लिक एसिड्स, व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज बेसिकली द डीएनए एंड आरएनए। डीएनए और आरएनए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स हैं। एंड न्यूक्लिक एसिड इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ हेरिडिटी कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो पेरेंटल कैरेक्टर्स होते हैं वो बच्चे तक ट्रांसफर करने के लिए हमारे पास जो मेन चीज रिस्पॉन्सिबल होती है वो होती है डीएनए। और डीएनए हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। एग्जांपल मैं देता हूं आपको। देखिए, वेस्ट इंडीज में जो बच्चे पैदा होते हैं वो काले पैदा होते हैं, कालों के बच्चे काले पैदा होते हैं। जो इंग्लैंड में बच्चे पैदा होते हैं वो गोरे पैदा होते हैं, गोरों के बच्चे गोरे पैदा होते हैं, कालों के बच्चे गोरे नहीं होते और गोरों के बच्चे काले नहीं होते। ये अलग बात है कि नहीं, उस पर नहीं जाते। अच्छा, जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया जैसे इलाकों में बच्चे पैदा होते हैं तो वो गंदमी कलर के होते हैं अपने माँ बाप की तरह। इस तरह वेस्ट इंडीज के बच्चे काले होते हैं अपने माँ बाप की तरह, इंग्लैंड के बच्चे गोरे होते हैं अपने माँ बाप की तरह। तो ये जो पेरेंटल कैरेक्टर्स हैं जो पेरेंट्स से ट्रांसफर हो रही हैं ऑफस्प्रिंग में, इट इज बेसिकली बिकॉज ऑफ डीएनए, इट इज बिकॉज ऑफ न्यूक्लिक एसिड। सो न्यूक्लिक एसिड का जो मेन फंक्शन है वो होता है पेरेंटल कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर करना। मतलब पेरेंटल कैरेक्टर्स मीन्स हेरिडिटी कैरेक्टर्स को बच्चे में ट्रांसफर करना, इसको हम कहते हैं दिस इज बेसिकली द मेन फंक्शन ऑफ डीएनए। और न्यूक्लिक एसिड ही हमारे पास क्या है? न्यूक्लिक एसिड हमारे पास डीएनए और आरएनए हमारे पास न्यूक्लिक एसिड्स में आते हैं। अब आते हैं ये तो आपने इसका जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, इसका मेन फंक्शन पढ़ लिया कि इसका मेन फंक्शन क्या था। अच्छा, अब न्यूक्लिक एसिड की तरफ आते हैं कि व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड के इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो ये जो फॉर फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था ये वाइट ब्लड सेल में डिस्कवर हुआ था 1868 में, और स्पर्म सेल में 1872 में डीएनए डिस्कवर हुआ था। ये एक स्वीडिश बायोलॉजिस्ट थे जिसका नाम था जोनस फ्रेडरिक। जोनस फ्रेडरिक ने इसे डिस्कवर किया था फॉर द फर्स्ट टाइम इन वाइट ब्लड सेल इन 1868, इन स्पर्म सेल 1872। फिर बाद में हमें पता चला कि ये सिर्फ वाइट ब्लड सेल और स्पर्म सेल में प्रेजेंट नहीं होते, ये बेसिकली हमारे पास तमाम लिविंग सेल्स में प्रेजेंट होती हैं। ये डीएनए हमारे पास इवन वायरसेस में, जो कि बॉर्डर लाइन पे लाई करता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के, ये डीएनए हमारे पास तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती हैं, वायरसेस में हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। डीएनए इज प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड वायरसेस, कंटेन अ ब्लूप्रिंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कंटेन अ ब्लूप्रिंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब ये है कि जो डीएनए है ना, इसमें एक प्रॉपर पैटर्न होता है, एक प्रिंट होता है कि ये ऑर्गेनिज्म इस तरह, इसका स्ट्रक्चर इस तरह होगा। ये डीएनए में एक कोड प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म की शक्ल, उसका स्ट्रक्चर उस तरह होता है। एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, आदमी के सींग नहीं होते, क्यों? क्योंकि उसका डीएनए का जो सीक्वेंस है वो बेल, मतलब बेंस, जो जैसे हम कहते हैं बेंस के सींग होते हैं ना, गाय के सींग होते हैं, बेल के सींग होते हैं, भैंस के सींग होते हैं।
तो उनका जो डीएनए है ना, उसके जो डीएनए का सीक्वेंस है, उसका जो डीएनए का जो ब्लूप्रिंट है ना, उसके स्ट्रक्चर के ग्रोथ के लिए वो ह्यूमन से डिफरेंट है। ह्यूमन का डीएनए का सीक्वेंस बैल से डिफरेंट है, इसलिए ह्यूमंस के सर पे सींग नहीं होते, जबकि गाय के सर पे सींग होते हैं। गाय 4 पाँव से चलती है, आदमी 2 पाँव से चलता है, समझ रहे हो। तो वो जो सीक्वेंस है ना डीएनए का, तो वो कंप्लीटली डिफरेंट है एक दूसरे से, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है। सो जो डीएनए है ना, ये डिसाइड करेगी कि ये ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चर किस तरह होगा। उसका जो उसमें जो कोड होता है, डीएनए में जो कोड होता है, वही डिसाइड करेगा कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह का स्ट्रक्चर डेवलप करेगा। सो इट कंटेन अ ब्लूप्रिंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डीएनए में अब तक हमने अहम बातें जो पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर्स, हेरिडिटरी कैरेक्टर्स। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जो कैरेक्टर्स है वो थ्रू डीएनए ट्रांसफर होती हैं। दूसरी ये इट कंटेन अ ब्लूप्रिंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। एक ऑर्गेनिज्म किस तरह ग्रो करेगा। एक आदमी के हाथ के, तमाम आदमियों के हाथ के तकरीबन ज़्यादातर के 5 उंगलियां होती हैं। ये क्यों? ये क्योंकि डीएनए में वो कोड इस तरह है। सो इट कंटेन अ ब्लूप्रिंट फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। और फिर सबसे पहले हमने इसमें ये भी पढ़ा था कि ये जो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुआ था, ये तो मैंने आपको लिख लिया था कि वाइट ब्लड सेल में 1868 में और स्पर्म सेल में 1872 में ये डिस्कवर हुआ था। अच्छा, ये तो हो गई इसके अहम बातें। आप डीएनए को समझ गए कि डीएनए का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब इसके अहम फंक्शन क्या है, और ये हमारे पास हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। सही है। अच्छा, अब आते हैं इसके डिफिनेशन की तरफ कि व्हाट इज डीएनए। इसकी अगर हम डिफिनेशन करें तो डीएनए कैन बी डिफाइंड एज इट इज अ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिशन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। घबराना नहीं है, हमारे इमरान खान साहब कहते हैं, हम हैं ना आपको एक एक लफ्ज समझाएंगे मेरी जान। अच्छा देखिए, डिफिनेशन की तरफ आते हैं। इट इज अ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल है। बायोमोलिक्यूल आप समझते हो कि वो मॉलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं बायोमोलिक्यूल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है उसे हम बायोमोलिक्यूल कहते हैं। सो डीएनए इज अ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल। डीएनए हमारे पास एक ऐसा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है। सही है। ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसमें डीएनए प्रेजेंट होगा। सही है। अच्छा, सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स, ये एक संजीदा, ये एक कॉम्प्लिकेटेड बायोमोलिक्यूल होता है न्यूक्लियोटाइड्स का। देखिए, हमने अमाइनो एसिड्स पढ़ा कि अमाइनो एसिड्स हमारे पास प्रोटीन की सिंथेसिस करती हैं। मोनोसैकेराइड्स जो होते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस करती हैं। और जो हमारे पास फैटी एसिड्स हो गया और ग्लाइकोल जो मतलब अल्कोहल और फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हमारे पास लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं। इसी तरह जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, जिस तरह मोनोसैकेराइड्स एक सिंगल जो मोनोसैकेराइड यूनिट है वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन होकर कार्बोहाइड्रेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इसी तरह ये जो न्यूक्लियोटाइड है ना, डीएनए हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मोनोसैकेराइड से बना होता है, इसी तरह हमारे पास जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जिस तरह हमारे पास प्रोटीन अमाइनो एसिड्स से बना होता है, इसी तरह हमारे पास डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स से बना होता है। सो इट इज अ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड। समझ रहे हो? इट इज अ कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिशन। यहाँ पे तो मैंने आपको ये दिमाग गड़बड़ कर दिया कि बच्चे हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिशन हम कैसे कहते हैं, मतलब वो कैरेक्टर्स जो पेरेंट्स में होती हैं और वो बच्चे तक ट्रांसफर हो जाएं। सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटरी कैरेक्टर ट्रांसमिशन, फॉर पेरेंटल कैरेक्टर ट्रांसमिशन एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। और ये हमारे पास प्रोटीन सिंथेसिस में काफ़ी अहम किरदार अदा करता है। जो हमारे पास कैरेक्टर्स होती हैं ये बेसिकली प्रोटीन्स ही की वजह से तो होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको दे देता हूँ, काले और गोरों की मिसाल आपको बड़ी अच्छी से समझ आती है। आप ये जो युगांडा में जो लोग रहते हैं जो मतलब ब्लैक होते हैं ना, उनके बालों को आप देख लो, वो कर्ली होंगे, मोटे होंगे और ब्लैक होंगे। सही है।
उनके जो हेयर्स हमारे पास केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं ना, तो वो जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना वो डिफरेंट है गोरों के से, क्योंकि उनका डीएनए कोड डिफरेंट है हेयर्स के लिए, एक दूसरे इनके डीएनए कोड्स में डिफरेंस है। समझाता हूँ किस तरह। देखिए, जो इंग्लैंड के बाल होते हैं वो गोल्डन कलर के होते हैं ना, जो सुर्ख, जो हम आजकल पाकिस्तानी भी उस वाले ट्रेंड को फॉलो करते हैं और अपने बालों को में ब्रश लगाकर उस तरह का कलर बनाते हैं बालों का, जो गोल्डन हेयर्स होते हैं, ब्लॉन्ड हेयर्स जैसे हम कहते हैं। तो वो जो बालों का कलर है, वो जो बालों की कैरेक्टरिस्टिक है, मुलायम नरम बाल और गोल्डन कलर इंग्लैंड में जो होते हैं। इसी तरह जो रेड हेयर्स, जो बेसिकली जो आयरिश हेयर्स होते हैं वो रेड होते हैं। इसी तरह जो आप अगर वेस्ट इंडीज़ वाले कलर को देख लो, मतलब जो काले होते हैं ना वहाँ पे, तो उनके कलर को हेयर आप नोट कर लो तो वो मोटे मोटे होंगे और इस तरह करली करली होंगे, करली गुंजी गुंजी, सही है। सो वो जो और हेयर्स हमारे पास केराटिन से बने होते हैं। अब वो जो सिंथेसिस है ना, वहाँ पर जो हमारे पास गोरों में जो प्रोटीन बन रही है, जो प्रोटीन बन रही है ना, वो जो कालों में बन रही हैं उससे मुख्तलिफ है। केराटिन की सिंथेसिस दोनों में हो रही है, लेकिन जो सीक्वेंस है ना, डीएनए का सीक्वेंस है जो रिस्पॉन्स कर रहा है उस तरह के हेयर कलर को, तो वो डिफरेंट है। वेस्ट इंडीज़ वालों में, मतलब वेस्ट इंडीज़ वालों में डिफरेंट है और इंग्लैंड वालों में डिफरेंट है, सही है। तो ये जो मैं आपको ये इतनी लंबी बात खींच रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप ये समझ लो कि ये जो प्रोटीन सिंथेसिस है ना, ये ही बेसिकली हमारे पास हेरिडिटी कैरेक्टर्स हैं। मैंने आपको बताया कि कालों के बच्चे काले होते हैं, तो क्यों काले होते हैं? क्योंकि उनके बाप में जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना, वही प्रोटीन सिंथेसिस उसके बच्चे में हो रही है। जो इसके स्किन का कलर है वो ब्लैक है, तो उसके बच्चे का स्किन का कलर भी ब्लैक है, क्योंकि प्रोटीन सेम सिंथेसाइज हो रही हैं। गोरों की मिसाल मैं आपको देता हूं। जो गोरों में प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही हैं, वही प्रोटीन उनके बच्चों में भी सिंथेसाइज हो रही हैं। सो वो जो हम कह रहे हैं कि काले का बच्चा काला पैदा हुआ, सफ़ेद का बच्चा सफ़ेद पैदा हुआ। सो ये जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहा है डीएनए की वजह से ट्रांसफ़र हो रहा है, और डीएनए मेन काम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। सो इनकी जो प्रोटीन सिंथेसिस है, जो प्रोटीन सिंथेसिस बाप में होंगी, वही प्रोटीन सिंथेसिस हमारे पास उसके बच्चे में होंगी। मतलब बाप और माँ का गोल्डन हेयर कलर होगा तो बच्चे का भी गोल्डन हेयर कलर होगा। बाप और बच्चे का जो है वो, मतलब वेस्ट इंडीज़ वालों की बात करते हैं, बाप के बाल भी काले और घुंघराले और माँ के बाल भी काले और घुंघराले, तो वो जो बच्चा होगा उसके बाल भी काले और घुंघराले होंगे, क्योंकि उसमें प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अपने पेरेंट्स की तरह होती है। अब आते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ दोबारा। बड़ा मजे की डेफिनेशन है। इट इज़ अ कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। इट इज़ अ कम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स रिस्पॉन्सिबल for hereditary character transmission and play important role in protein synthesis. अच्छा शाबाश, इसे याद कर लो शाबाश से। They are complex biomolecules of nucleotides. They are complex biomolecules of nucleotides responsible for hereditary character transmission and प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस। आपको डिफिनीशन क्लियर हो गई? अभी भी अगर आपको ये डिफिनीशन क्लियर नहीं हुई ना, यहां से मार्कर उठा के मारूंगा आपको, समझे? नहीं मारता, मैं आपको प्यार से समझाता हूं, सही है? ब्यावरे प्लार राउस्ती तो रोज वे वाला मां। अच्छा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स के स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स बेसिकली हमारे पास बायोमोलिक्यूल होते हैं। किस चीज के? न्यूक्लियोसाइड्स के और फॉस्फेट के। न्यूक्लियोटाइड्स फिर फर्दर हमारे पास दो चीजों से बना होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है फॉस्फेट। देखिए, ये जो बेस है ना और ये जो शुगर है, इसको हम कंबाइनली न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। इसको बेसिकली हम कंबाइनली न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस को, और ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया। सो
न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास दो चीज़ों से बनता है, न्यूक्लियोसाइड्स से और फॉस्फेट से। न्यूक्लियोसाइड्स हमारे पास शुगर और नाइट्रोजीनियस बेस को हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ना, ये एक दूसरे के साथ कंबाइन होके एक लंबा सा चेन बना रहे हैं। देखो, ये एक लंबा चेन, मतलब ये मैंने इस तरह का स्ट्रक्चर ड्रा किया हुआ है ना, मतलब ये चेन इस तरह गया हुआ है और ये चेन इस तरफ गया हुआ है। देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को समझिए, ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें ये फॉस्फेट ग्रुप हो गया, फॉस्फेट ग्रुप हो गया, और ये नाइट्रोजीनियस बेस और 5 कार्बन शुगर, ये हमारे पास क्या हो गया, न्यूक्लियोसाइड। इस फॉस्फेट और न्यूक्लियोसाइड को कंबाइनली हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड इज बायोमोलिक्यूल ऑफ न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड इज कंपोज्ड ऑफ 5 कार्बन शुगर एंड नाइट्रोजीनियस बेस। समझ रहे हो, ये हमारे पास न्यूक्लियोसाइड है, ये फॉस्फेट है। अच्छा, अब ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये एक दूसरे के साथ थ्रू फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं। ये 5 कार्बन शुगर है और ये फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसके साथ अटैच हुए, फिर ये फॉस्फेट ग्रुप इसके वाले 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच हुआ है। ये 5 कार्बन शुगर इस जो फॉस्फेट ग्रुप है इसके साथ अटैच हुआ है, ये फॉस्फेट ग्रुप फिर फर्दर 5 कार्बन शुगर के साथ अटैच हुआ है, इस तरह फिर ये इस फॉस्फेट के साथ ये फिर फर्दर 5 कार्बन शुगर, और इस तरह ये चेन का सिलसिला चलता चला जाता है और एक लॉन्ग चेन बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस, ये जो बेसिस होती हैं, ये हमारे पास नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं। नाइट्रोजीनियस बेसिस ये इस तरह के बेसिस होती हैं ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसको हम कहते हैं नाइट्रोजीनियस बेसिस। और इन नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान जो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थायोमीन, साइटोसिन एंड यूरासिल्स। 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो हैं वो नाइट्रोजीनियस बेसिस हमारे पास प्रेजेंट हैं। ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड चेन पर मिल के एक लंबा चेन बना देते हैं जिसमें हमारे पास फिर ये न्यूक्लियोटाइड चेन जो हमारे पास बनता है तो ये हमारे पास ये फिर ये डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है या ये आरएनए में। डीएनए में हमारे पास एक ये 2 चेन जो होते हैं ना, ये एक दूसरे के साथ सामने इस तरह कंबाइन होते हैं, ये एक दूसरे के मतलब इस तरह डीएनए में हमारे पास इस तरह ये चेन एक दूसरे के इर्द गिर्द इस तरह हुए होते हैं डीएनए में। ये मैं डीएनए की बात कर रहा हूँ, जबकि आरएनए में सिंगल स्ट्रैंड होता है। ये जो होता है ये डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, जबकि आरएनए में हमारे पास सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सही है, सिंगल स्ट्रैंड होता है। जबकि डीएनए में हमारे पास डबल चेन होते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग थ्रू नाइट्रोजीनियस बेसिस। समझ रहे हो? तो आपने यहाँ पे समझा कि न्यूक्लिक एसिड्स क्या हैं, न्यूक्लिक एसिड के डिफिनीशन को आपने समझा, फिर न्यूक्लिक एसिड्स के स्ट्रक्चर को समझा कि न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास न्यूक्लियोटाइड से तो बने होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या वाला है? न्यूक्लियोटाइड्स पर हमने पढ़ा कि एक 5 कार्बन शुगर होता है, इसमें नाइट्रोजीनियस बेस होता है और एक साइड पे फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। नाइट्रोजीनियस बेस और बेस नाइट्रोजीनियस बेस और 5 कार्बन शुगर को हम कंबाइनली न्यूक्लियोसाइड कहते हैं और इसको हम फॉस्फेट कहते हैं। और ये एक दूसरे के साथ ये 5 कार्बन शुगर फॉस्फेट ग्रुप एक दूसरे के साथ कंबाइन हुए होते हैं और एक लंबा सा चेन बनाते हैं। यही चेन फिर हमारे पास डीएनए और आरएनए में कन्वर्ट होता है। अब अच्छा, डीएनए और आरएनए में फर्क क्या है? डीएनए और आरएनए में देखो आप, मेन जो फर्क है ना वो इस 5 कार्बन शुगर का है, इस 5 कार्बन शुगर का। डीएनए के अगर आप फुल फॉर्म देख लो, डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज इज 5 कार्बन शुगर। सो जो आरएनए में जो शुगर होता है उसमें ऑक्सीजन जो होते हैं वो सही होते हैं, अपनी जगह होते हैं, लेकिन जो डीएनए होता है डीऑक्सी, इसमें एक ऑक्सीजन कम होगा
एज कंपेयर टू RNA, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। देखो ये है हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर, आपने इस रेड वाले को पॉइंट आउट करना है, ये हमारे पास DNA का स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास है RNA का स्ट्रक्चर। RNA का स्ट्रक्चर इस तरह है कि यहाँ पे भी OH अटैच है और यहाँ पे भी OH अटैच है, जबकि DNA का स्ट्रक्चर भी RNA ही की तरह है, लेकिन यहाँ पर OH की जगह यहाँ पर हाइड्रोजन है। सो एक ऑक्सीजन इसमें कम है, इसलिए हम कहते हैं इसे डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, एंड इसको हम कहते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये मेन डिफरेंस इसका जो होता है, ये इस 5 कार्बन शुगर में प्रेजेंट होता है। जो RNA का 5 कार्बन शुगर है, ये हमारे पास राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि जो DNA का 5 कार्बन शुगर है वो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है। और इसमें एक और डिफरेंस भी है, इसमें जो होते हैं DNA में एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और थायोमीन होते हैं, जबकि RNA में एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन और यूरेसिल होते हैं। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन तो दोनों में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन DNA में हमारे पास थायमीन प्रेजेंट होता है। एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन एंड थायमीन, जबकि RNA में एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन थायमीन की जगह हमारे पास यहाँ पे यूरेसिल प्रेजेंट होता है। सो आपने DNA के और RNA के मेन फंक्शन मतलब मेन डिफरेंस को समझा कि एक तो इसमें हमारे पास नाइट्रोजनस बेस एक दूसरे से एक तो इसमें हमारे पास जो 5 कार्बन शुगर है, राइबोज शुगर, ये एक दूसरे से डिफरेंट होगा। DNA में डीऑक्सीराइबोज होगा, जबकि RNA में राइबोज शुगर होगा। दूसरी आपने ये नोट किया कि जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, ये तो एडेनिन, गवानीन, थायोमीन तो एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन तो तीनों में प्रेजेंट है, दोनों में प्रेजेंट है, लेकिन जो थायमीन है ना, इसकी जगह पे हमारे पास RNA में हमारे पास यूरेसिल प्रेजेंट होता है। DNA जो होता है वो एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, इसी तरह RNA हमारे पास एक सिंगल स्ट्रेन होता है, एक सिंगल स्ट्रक्चर होता है, इसमें हमारे पास दूसरा तार प्रेजेंट नहीं होता। फिर ये हमारे पास कंबाइन होके जो है प्राइमरी, सेकेंडरी मतलब फोल्ड इन रीफोल्ड होके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। वो अब अलग बात है, उसमें डिटेल में नहीं जाते, बस सिर्फ आप इसके इंट्रोडक्शन को समझो, इसके डेफिनेशन को समझो, इसके स्ट्रक्चर को समझो, फिर आपने समझा कि इसके जो 2 डिफरेंट टाइप्स हैं DNA और RNA, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। सही है, आप ये भी समझ रहे, आप बड़े काबिल तरीके स्टूडेंट हो। सही है। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पर मैंने एक और चीज़ लिखी है, 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप मेक द बैकबोन ऑफ चेन। मैंने आपको क्या बताया, 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट मेक द बैकबोन ऑफ चेन। ये जो लंबा चेन पड़ा हुआ है, ये 5 कार्बन शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बना हुआ होता है। सो 5 कार्बन शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप मेक द बैकबोन ऑफ चेन। 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये जो DNA के दरमियान ये एक चेन हो गया, ये दूसरा चेन हो गया, ये तो हो गए। यहाँ पे हमारे पास ये जो नाइट्रोजीनियस बेसिस है ना, ये प्रेजेंट है, ये नाइट्रोजीनियस बेसिस। अब इस वाले नाइट्रोजीनियस बेसिस के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है ना, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग से वीक होती है। सो इसको तोड़ना मतलब DNA को ओपन करना, फिर उसको कॉपी करना, उसको डिकोड करना आसान होता है। यही वजह है कि इसमें यहाँ पे दरमियान में हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। सही है। सो द 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? द इंटरेक्शन of bonded hydrogen with electronegative atoms such as oxygen, nitrogen, with a lone pair electrons of electronegative atoms. This is what we call hydrogen bonding. सब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, या नाइट्रोजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है, इसको हम बेसिकली कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द 2 चेन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन हिल इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस। इसका जो एडेनिन, ग्वानिन, थायमीन, साइटोसिन, इसका जो सीक्वेंस है ना,
ऑर्डर ऑफ स्ट्रेन है, इस स्ट्रेन में जो हमारे पास एक ऑर्डर, खास ऑर्डर प्रेजेंट होता है, यही बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। इसमें जो यहाँ पर ये जो ऑर्डर प्रेजेंट है डीएनए में, यही फिर हमें बताएगा कि इस ऑर्डर के मुताबिक ये प्रोटीन सिंथेसाइज होनी है। डीएनए का जो मेन फंक्शन है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्राइब करना। ये चीज़ होगी, ये डीएनए में ऑलरेडी है। अब आरएनए क्या करेगा? डीएनए मतलब ऑर्डर ट्रांसक्राइब कर लेगा, ऑर्डर दे देगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए। आरएनए क्या करेगा? उसी कोड को ट्रांसलेट कर लेगा। डीएनए हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन करता है, आरएनए वही कोड ट्रांसलेट कर लेगा और हमारे पास प्रोटीन बना लेगा। फिर वही प्रोटीन हमारे पास स्ट्रक्चरल इंपॉर्टेंस रखती है, फंक्शंस हमारे डिफरेंट बॉडीज में हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस प्रोवाइड करती हैं ये प्रोटीन्स, और हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए और हमारे बॉडी का जो स्ट्रक्चर है इसमें बेसिकली हमारे पास प्रोटीन इन्वॉल्व है। तो हमने भैया जी न्यूक्लिक एसिड पढ़ लिया। अब मैं इसका खुलासा थोड़ा इंग्लिश में करता हूँ ताकि आप में करेज आए कि आप एग्जाम में अपनी इंग्लिश लिखो, कोई मसला नहीं है। आप 30 मार खान नहीं हो कि आपका इंग्लिश का ग्रामर अच्छा होगा। इंग्लिश का ग्रामर इंग्लैंड वालों का भी अच्छा नहीं होता। सो बस अपने अल्फाज में लिखें, स्पेलिंग के मतलब थोड़ा ख्याल रखें, बाकी माल तक अपने लगी तेल लगाने लगी गुरु बहुत सारा, सही है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड्स, फर्स्ट वी हैव स्टडीड द न्यूक्लिक एसिड। We introduced the nucleic acids, that nucleic acid was first discovered in white blood cells and in sperm cell. The Jonas Frederick was a Swedish biologist who discovered the DNA first. Then we come to know that DNA is present in all living organisms, including viruses, and it is the blueprint for the growth and development. Now, then we define the DNA, the nucleic acid. We define the nucleic acid as that they are complex biomolecules of nucleotides responsible for the hereditary character transmission and play important role in protein synthesis. Then we described the nucleotide. What is nucleotide? Nucleotide is a biomolecule of nucleoside and phosphate. So nucleoside is basically the 5-carbon sugar and nitrogenous base combinedly called nucleoside, and phosphate group is present on the other side. So now we have two different types of nucleic acids. One is DNA and one is RNA. The main difference between the DNA and RNA is this 5-carbon sugar. In DNA we have deoxyribose nucleic acid, while in RNA we have a ribose nucleic acid. The second difference is that in DNA we have adenine, guanine and thymine, while in RNA the thymine is replaced by uracil. We have adenine, guanine, cytosine and uracil. Okay, the main structure, the long chain, is basically composed of 5-carbon sugar and phosphate group. This 5-carbon sugar and phosphate group make the backbone of the chain. Now, the two chains are held together by hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a weak bonding as compared to ionic bonding and covalent bonding. So the opening of DNA, the copying of DNA can take place easily because they are bonded through hydrogen bonding. Hydrogen bonding is a strong intermolecular force. Okay. Now, the order of strain held information about protein synthesis. The order of the strain. The strain order will give you an idea and information about the protein synthesis. Basically, DNA is transcribed the protein synthesis. Okay, DNA hold the information. DNA has the information about the protein synthesis. Now, that information is translated by RNA. RNA translate the code that is present in DNA and synthesize that protein. So the protein is synthesized and that protein play a very important role in structure and function. समझ गए अंग्रेज के बच्चों? इंग्लिश हमें भी आती है, आप भी सीखो, अपने अल्फाज में लिखोगे, फिर सर को कहो ये तो मेरे अल्फाज हैं, हम
बड़े होकर साइंसदान बनेंगे, क्योंकि हम अपना जहन इस्तेमाल कर रहे हैं, रट्टे नहीं लगा रहे हैं। बाकी आखिर में यही कहूँगा कि सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।